काठमांडू की सड़कों पर सिर्फ आवाज़ नहीं, आंसू भी गिर रहे हैं। ये आवाज़ है किसकी? ये आवाज़ है नेपाली यूथ की, नई जेनजी पीढ़ी की। वो जेनजी पीढ़ी जो बेरोज़गारी और सेंसरशिप के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़ी है। वो जेनजी पीढ़ी जिसके कंधों पर नेपाल का मजबूत भविष्य है। वो आज सड़कों पर घूम रहे हैं। किसकी वजह से? आइए जानते हैं कि क्यों नेपाली यूथ सड़कों पर उतर के अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। ऐसा क्या हुआ जिसने नेपाली यूथ को सड़क पर उतरने पर मजबूर किया? ये कहानी शुरू हुई एक सोशल मीडिया के बैन से। सरकार ने कहा सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और वहीं यूथ ने कहा कि आप हमारा हक छीन रहे हो। और इसी चिंगारी के साथ शुरू हुई वो आग जिसकी वजह से आज नेपाल जल रहा है और हर एक नया चेहरा उसमें शामिल है। ये पहली बार नहीं है जब नेपाल में ऐसी राजनीतिक हलचल हुई है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2020 की ही बात ले लीजिए, जब नेपाली गवर्नमेंट ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाके को भारत का हिस्सा न दिखाते हुए नेपाल का हिस्सा दिखाया। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने फ़ायदे के लिए एंटी इंडिया नैरेटिव सेट कर रही है, जबकि बहुत सारे वहाँ के नेपाली भाई इंडिया में रहते हैं और उनका रोज़गार सब कुछ इंडिया में है। मेरी जानकारी में खुद ऐसे कई लोग हैं जो ओरिजिनली नेपाल से हैं, उनका घर बार सब नेपाल में है, वो अपनी शिक्षा इंडिया में ले रहे हैं। और मुझे पता है बहुत सारे नेपालियों के लिए दूसरा घर इंडिया रहा। तो एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने का गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो इंडिया और नेपाल सीमा के पास बिहार के कुछ इलाके हैं वहाँ तो शादी ब्याह तक होता है। नेपाली लोगों और इंडिया के लोगों में शादी ब्याह के संबंध भी हैं वैसे इलाकों में। फिर भी नेपाली गवर्नमेंट ने ऐसा करने का फैसला लिया और अब इसी तरह का बेतुका फैसला गवर्नमेंट ने अब लिया जो उस छोटी सी चिंगारी को बड़ी आग में तब्दील की और आज पीएम केपी ओली फरार हैं। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है, जब आप किसी भी देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर ऐसी किसी भी कुर्सी पर बैठते हैं जिससे आप पर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आ जाती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के लोगों की देखरेख और मौलिक अधिकारों की रक्षा आपको करनी होती है। और मेरा मानना है आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट ना चाहते हुए भी हमारा एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने विचारों को रख पाते हैं। अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलत बोलता हूं तो आप मेरा विरोध कैसे करेंगे? सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से। अगर आपको कहीं कुछ गलत होते हुए दिखता है तो आप लोकल लेवल पर कुछ कर नहीं पाते तो आप किसका सहारा लेते हैं? सोशल मीडिया का। मैं अपनी बात को रखने के लिए कौन सा साधन चुन रहा हूँ? सोशल मीडिया का। और इतनी छोटी सी बात नेपाली गवर्नमेंट समझ नहीं पाई। खैर, ये तो रही अपने विचारों को व्यक्त करने की बात। मान लीजिए आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं किसी और कंट्री में है, आपको उससे कॉल पर बात करनी है, उसकी जानकारी लेनी है, उसके बारे में खोज खबर लेनी है, तो आप कौन से साधनों का उपयोग करेंगे? सोशल मीडिया का। मानता हूँ गवर्नमेंट यूट्यूब और फेसबुक को हटा सकती है, लेकिन व्हाट्सएप वो एक ऐसा ऐप है जो बहुत सारे लोगों को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिससे आप बाहर बैठे हुए, बाहर रहते हुए अपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। हो सकता है आपके पिता बाहर हो सकता है आपका भाई बाहर हो सकता है आपका प्रेमी हो वो बाहर हो, आप उससे सूचना लेना चाहते हो, क्योंकि कॉलिंग हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। और जब आप किसी देश की कुर्सी पर बैठते हो, जब आप अपने लोगों के लिए बैठते हो, जब आप संविधान की कसम खाते हो, तो आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि आप अपने लोगों की मौलिक अधिकारों के लिए लड़ो। पर उसके उलट आप क्या करते हो? अपनी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करते हो, यूथ को सोशल मीडिया से कट ऑफ करते हो। आजकल तो बहुत सारे काम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होंगे हमारे नेपाली भाई जिनका रोजगार यूट्यूब के बैन होने की वजह से छिन जाएगा। क्या गवर्नमेंट ऐसे लोगों को रोजगार देने का वादा करती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट में इतनी समझ होती तो वो इस तरह के बेतुके और बेढंगे कदम कभी ना उठाती। और स्वतंत्र पत्रकारिता का ये एक अच्छा फ़ायदा है कि मुझे अपने विचार आपके सामने रखने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप भी अपने विचार इस मुद्दे पर रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको इस पर क्या लगता है। और बात यही ख़त्म नहीं होती है, मुझे आपसे और भी बहुत सी बातें करनी है और बहुत कुछ बताना है। कुछ ऐसा जो आपको जानना चाहिए, कुछ ऐसा जो हो रहा है, कुछ ऐसा जिसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये सब शुरू तो बहुत शांति से हुआ था, पर अब ये एक बहुत ही भयावह और भयानक रूप ले चुका है। करीब 19 लोग इसमें अपनी जान दे चुके हैं। 19 की गिनती कम नहीं होती है। 100 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। किसकी गलती है? यूथ तो अपना अधिकार मांगेगा ही।
आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना यूट्यूब, अपना सोशल मीडिया डिलीट कीजिए, तो क्या आप मेरा विरोध नहीं करेंगे? रिगार्डलेस कि मैं किसी भी पद पर बैठा हूँ, मैं किसी तरह की भी पावर पोजेस करता हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माफ़ कीजिए, आप डेमोक्रेसी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। यही तो सुंदरता है डेमोक्रेसी की, कि आपके पास क्षमता होती है, आपके पास पावर होती है, न सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर भी गवर्नमेंट के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। और इतना ही नहीं, सड़कों पर गोलियां चली, पार्लियामेंट की तरफ आग लगी और चारों तरफ अफरा तफरी मची पड़ी है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। ऐसी चीज़ों की जवाबदेही सरकार की होती है। मैंने आपको बताया ना, जब भी आप किसी देश की कुर्सी पर बैठते हो, चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो, तो वहाँ के लोगों की रक्षा करना आपका धर्म हो जाता है। और अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको भी वही करना चाहिए जो पीएम ओली ने किया, यानी फरार हो जाना चाहिए। इसके दो फायदे होंगे, एक देश हित होगा, दूसरा आपका खुद का हित होगा। नेपाली गवर्नमेंट ने कोशिश तो पूरी की, पुलिस लगाई, पुलिस से नहीं संभला तो आर्मी बुलाई, गोलियां चलवाई, पर वहाँ की यूथ एक ही चीज़ पर अड़ी है, किसी को बोलने से रोक सकते हो, आवाज़ तो नहीं दबा सकते ना। वहाँ की गवर्नमेंट को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है कि आप गोली बंदूक दिखा के लोगों को चुप तो करा सकते हो, पर अपने लिए जो वहाँ के लोगों में नफरत की भावना भर चुकी है उसको आप कभी भी नहीं निकाल सकते। और उसका कारण भी आप खुद हैं, कोई और कारण नहीं है। हमेशा से सरकारों का यही काम रहा, गलत फैसले खुद लिए गए, बाद में मौका मिलने पर उसको पलटा भी नहीं गया और जवानों और पुलिस को आगे कर दिया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, मामला इतना बढ़ गया है कि केपी पीएम ओली को वहाँ से भागना पड़ गया और अपनी कुर्सी बचाने के लिए मिलिट्री प्रोटेक्शन लेके बैठे हैं। ये किसकी गलती है? वहाँ के यूथ की? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपकी गलती है जिसने वहाँ के यूथ से उनका अधिकार छीनने की कोशिश की। और जब यूथ ने उसका विरोध किया तो आपने उसको बदलने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि आप वहीं के यूथ पर हमला करवा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं। और ऐसी कहानियाँ बहुत सी हैं, बहुत जगहों पर ऐसी कहानियाँ होती हैं। और ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये नेपाल की है, और ये सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है, एक पॉलिटिकल किस्सा नहीं है। ये कहानी है ऐसे माँ बाप की जिनके बच्चे घर नहीं लौटे, जो अपने अधिकारों के लिए बाहर गए, सड़कों पर लड़े और बदले में क्या मिला? गोलियाँ। ये कहानी है उन दोस्तों की जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ बगावत की, बागी बने और बदले में क्या मिली? गोलियां। नेपाली यूथ ने सड़कों पर उतर के एक बात साबित कर दी कि आप हमारे अधिकार को टेम्पररीली छीन तो सकते हो, लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम वही नेपाल का कल हैं, हम वही नेपाल का भविष्य हैं, जिनके अधिकारों को आप छीन तो रहे हो पर ज़्यादा देर तक उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। जो आग वहाँ की सरकार ने लगाई, उसी राख से उठी हुई आवाज़ नए नेपाल की कहानी लिखेगी। वापस से वही खुशहाल नेपाल होगा और आज के युवाओं की कुर्बानी कल के लिए इंस्पिरेशन साबित होगी, ऐसे युवाओं के लिए जो कभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ जाने की हिम्मत रखेंगे, रिगार्डलेस कि वो सामने कोई भी हो, आर्मी हो, पुलिस हो या फिर हो सरकार। और इसी नोट के साथ मुझे अच्छे से मालूम है कि इस वीडियो को ज़्यादातर लोग नहीं देखेंगे और इस पार्ट तक तो बहुत कम ही लोग पहुँचेंगे, पर अगर आप इस पार्ट तक पहुँचे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन यूथ भी अपने अधिकारों के लिए हमेशा ऐसे ही खड़ा रहे। और मैं कौशिक दूत के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं इंडिविजुअल लेवल पर नेपाल के साथ हूँ, नेपाली यूथ की जो आइडियोलॉजी है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। जय तो भारती, जय तो हिंदू संस्कृति। मिलता हूँ कल फिर से इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। जय नेपाल।